अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफिज़ सलमान। आज का हमारा टॉपिक है आइज़ा 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखें, इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज कर लें कि यार जब हमने आइज़ा 300 पढ़ा था, आइज़ा 300 में हमने क्या पढ़ा था? सर आइज़ा 300 में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। सर प्लानिंग में हमने पढ़ा क्या था? प्लानिंग में हमने ऑडिट स्ट्रेटजी पढ़ी थी और ऑडिट प्लान पढ़ा था। ठीक है सर, ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर हमने स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ा था। सर डायरेक्शन में हमने एक बात पढ़ी थी, कि हम मटीरियलिटी देखते हैं। ठीक है, मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था कि यार हाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट एरियाज हैं, जहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि यार सिग्निफिकेंट रिस्क होगा वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे, हाई रिस्क एरियाज होंगे वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। वहाँ अपनी टीम को टीम मेंबर को वो टास्क असाइन करेंगे जो सीनियर टीम मेंबर होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसको चीज़ें आती होंगी, उसको वो टास्क असाइन करेंगे जो कि जहाँ हाई रिस्क होगा। ठीक है, जहाँ लो रिस्क होगा वो हम किसी जूनियर को दे देंगे। ये यहाँ तक आइज़ा 300 की बातें तो रिकॉल हो रही होंगी। अब सवाल ये आता है कि सर हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई कैसे करें, किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि यार ये रिस्क है। ठीक है, और क्या इधर हाई रिस्क है, क्या इधर लो रिस्क है, क्या इधर सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें? तो उसमें आइज़ा 315 आपको हेल्प आउट करता है। आइज़ा 315 आपको बताता है कि यार किस तरीके से आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से आपको असेस करना है। असेस में क्या चीज़ आ जाएंगी? असेस में आ जाएगा कि क्या ये हाई रिस्क है, क्या ये लो रिस्क है, क्या इधर सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है, तो ये असेस के अंदर आ जाएगा। आप असेस करेंगे कि यार कितना ज़्यादा रिस्क है। अगर आपने रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप सेकंड नंबर पे क्या इसको असेस करेंगे, देखेंगे लो रिस्क है, तो आप क्या करेंगे यार, वो टास्क किसी जूनियर टीम मेंबर को दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपका टास्क क्या है कि यार मुझे आइडेंटिफाई करना है रिस्क क्या क्या है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको असेस कर लेंगे, फिर आप उसके हिसाब से अपने प्रोसीजर्स को डिज़ाइन कर सकेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की। यार जहाँ लो रिस्क होगा उस पर थोड़ा कम काम करेंगे, जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा उस पर ज़्यादा काम करेंगे। तो जब रिस्क पता चलेगा, उसको असेस कर सकेंगे, देन आप ये चीज़ कर सकेंगे ना कि प्रोसीजर्स कितने ज़्यादा परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, तो आइज़ा 315 का ऑब्जेक्टिव यही है कि यार आपको आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना है, जो फर्दर आपको हेल्प आउट करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने में एज पर आइज़ा 330। ठीक है, आगे चलते हैं। सर दूसरी चीज़ आती है कि यार हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे, किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे। जैसे कि हम सस्टेनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं तो हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है, तो इसी तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सर इंक्वायरी के थ्रू मैं रिस्क असेस कर सकता हूँ, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा सर, मैं एम्प्लॉयज़ के पास जाऊँगा, मैं एम्प्लॉयज़ को बोलूँगा कि यार मुझे ये बताओ कि सेल्स आप लोगों की किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, स्टार्ट कैसे होती है, किस पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो उस वक्त मुझे आइडेंटिफाई होगा कहीं ऐसा तो नहीं इधर कट ऑफ के इश्यूज़ आएंगे। ठीक है ना, जब मैं उससे अंडरस्टैंडिंग लूँगा एम्प्लॉयज़ के साथ कि यार सेल्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, तो वहाँ मुझे पता चलेगा कि इधर रिस्क किस चीज़ का होगा। कट ऑफ का तो इशू नहीं होगा, रिकॉर्डिंग का तो इशू नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंट्रोल्स की वीकनेसेस हैं। तो मैं जब उनसे अंडरस्टैंडिंग लूँगा तो ये बातें पता चलेंगी ना। इन हाउस लीगल वालों से मैं अंडरस्टैंडिंग लूँगा, कोई इधर पेंडिंग लिटिगेशंस तो नहीं है। अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, कोई ऐसे मामला चल रहे हैं, कंपनी के ऊपर केसेस फाइल हुए हैं, तो वहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कहीं कोई प्रोविजन की रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी। ठीक है, सेल्स पर्सनल से मैं डेटा लूँगा कि यार डिमांड की क्या सिचुएशन है, अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है। डिमांड अगर कम होगी तो हो सकता है कि यार मार्केट की अगर डिमांड कम हो गई तो क्या हो सकता है सर, इम्पेयरमेंट का रिस्क आ सकता है। सर मार्केट में अगर फ्यूचर की डिमांड कम हो गई तो फेयर वैल्यू इन यूज़ मेरी फ्यूचर की कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि यार आपके इम्पेयरमेंट कब आती है? इम्पेयरमेंट आती है कि यार जब आपकी वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, इसमें से जो भी हायर होती है, अगर वो आपकी कैरिंग वैल्यू से कम होती है तो इम्पेयरमेंट आ जाती है।
तो मतलब कि वैल्यू इन यूज़ आती कैसे है? वैल्यू इन यूज़ आती है कि यार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो मतलब अगर फ्यूचर के रेवेन्यूज़ कम होंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कम हो जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कम होगी तो वैल्यू इन यूज़ कम हो जाएगी। तो कैरिंग अमाउंट्स अगर कम हो गई तो इम्पेयरमेंट आ सकती है। इसके अलावा सर एनआरवी लॉस आ सकता है इन्वेंट्री पे, क्योंकि एनआरवी डाउन हो सकती है कॉस्ट से, ठीक है। तो सेल्स पर्सनल से आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिटर से आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो इंक्वायरी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई हो रहे होंगे रिस्क कैसे, रिस्क क्या क्या है इधर हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि आप जब ऑडिट क्लाइंट पर जाते हैं आपके पास एक वर्किंग पेपर होता है प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसमें आप करते क्या है, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स का डेटा डालते हैं, करंट ईयर के फाइनेंशियल्स का डेटा डालते हैं और उसको एनालिटिकली देख रहे होते हैं कि यार कितने % से इंक्रीज आया है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हैं आप देखते हैं यार सेल्स कितने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है, कितने सिग्निफिकेंटली डाउन हो गई है, तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। अगर सेल्स इंक्रीज हो गई है तो रिसीवेबल कितने % से इंक्रीज हो गया आप उसको भी चेक कर रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन अगर इतने % से बढ़ा है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने % से बढ़ा है। और ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई कैप के क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आई कैप नॉर्मली क्या करता है कि यार आपके सामने एक क्वेश्चन सामने रख देगा और आपको बोलेगा कि यार ये फाइनेंशियल्स आपके सामने रख देगा, लास्ट ईयर का डेटा भी रख देगा और आपको बोलेगा कि यार रिस्क आइडेंटिफाई करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो मतलब अगर आप कहीं भी ऑडिट करें तो प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स अगर आपको प्लानिंग फेज में दिखता है तो आपने लाजमी उसको खोल के देखना है और उसको पढ़ना है अच्छे से, और अगर आपको मौका मिले तो आपने उस पर काम भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो आगे हम चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी एनालिटिकल प्रोसीजर आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यार रेवेन्यू की, आप ये देख सकते हैं कि यार सेल्स की क्वांटिटी कितने % से इंक्रीज़ हुई, ठीक है, और अमाउंट कितने % से इंक्रीज़ हो रही है। इसमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या वो प्राइस की वजह से डिफरेंस है, वो चीज़ आपने पूछनी है, ठीक है। रेशियोज़ आपने देखने कि यार करंट रेशियो पे क्या इंप्लीकेशंस आया है, ठीक है। वो सारे रेशियोज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, गेयरिंग रेशियो देखना है, वो सारे रेशियो आपने, लिक्विडिटी रेशियो देखना है कि लिक्विडिटी के मसले मसाइल तो नहीं है इस कंपनी के अंदर, वो भी आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अच्छा, साथ ही साथ हमें एक चीज़ ये भी समझनी है कि आइज़ा 315 हमें बताता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कि हम करते हैं प्लानिंग फेज़ में, ठीक है। जो आइज़ा 315 हमें एनालिटिकल प्रोसीजर बताता है वो प्लानिंग फेज़ के लिए बताता है। आइज़ा 520 जो पर्टिकुलरली एनालिटिकल प्रोसीजर्स के नाम से आइज़ा है, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, वो हमें परफॉर्मिंग और कंक्लूडिंग फेज़ के बारे में बताता है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर आइज़ा 315 भी जिक्र करता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का और आइज़ा 520 भी जिक्र करता है। आइज़ा 520 जो बताता है वो परफॉर्मिंग एंड कंक्लूडिंग फेज़ के लिए बताता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आइज़ा 315 जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स बताता है वो प्लानिंग फेज़ के लिए बताता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यार सेग्रीगेशन ऑफ कंट्रोल्स हैं इस एंटिटी के अंदर। क्या इन्वेंट्री काउंट कंट्रोल्स को हमने देख लिया, प्रोसेसेस को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया किस तरीके से प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर ली। हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर लिए, हमने इंटरनल कंट्रोल्स के मैनुअल्स देख लिए, बिजनेस प्रोसेस मैनुअल्स देख लिए, बिजनेस के प्लान्स देख लिए, स्ट्रेटजीज देख ली, रिस्क मैट्रिक्स देख लिया, रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट देख ली। तो डिफरेंट डिफरेंट हम चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उससे रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा हम प्रेस रिलीज़ देख सकते हैं, प्रेस रिलीज़ की रिपोर्ट देख सकते हैं, इंडस्ट्री की रिपोर्ट देख सकते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है, इंडस्ट्री आउटलुक देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा हम आगे चलते हैं, अदर सोर्सेज फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। इसके अलावा और कहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? इसके अलावा देखिए, जब मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूँ रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, स्पेशली जबकि मैं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी चेक कर रहा होता हूँ कि यार मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी कैसी है। मैनेजमेंट के मैं देखता हूँ कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है दूसरी कंपनीज़ में, क्या उन्होंने उनके पूरी हिस्ट्री में चेक करता हूँ कि यार उनका पिछली, अगर उन्होंने कहीं और काम करा है तो उससे पहले उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, मार्केट में उनकी क्या फीडबैक हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। अगर उसमें मुझे कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि यार मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है या फिर ऐसा है, तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट होगा तो हो सकता है कि यार इधर फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस हों।
ठीक है, हो सकता है कि यार मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के इधर ज़्यादा चांसेस हो। ठीक है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के, तो वो सारी चीज़ें मुझे अंडरस्टैंडिंग इधर से भी मिल रही होगी। इसके अलावा अगर मैंने इस एंटिटी के कोई और इंगेजमेंट करें, कोई और इंगेजमेंट, सर मैंने कोई टैक्स से रिलेटेड कोई इंगेजमेंट करा, इसका टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें करी हैं, या फिर कोई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर करा है, या फिर कोई अदर एश्योरेंस या रिव्यू इंगेजमेंट करा है, तो अगर उसमें मुझे कोई चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि यार इधर रिस्की एरिया होगा, तो वो चीज़ें भी मैं इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने लास्ट ईयर का ऑडिट करा है, तो लास्ट ईयर के ऑडिट में मैंने डेफिनेटली काम करा होगा, उस वक्त भी मैंने चीज़ें आइडेंटिफाई करी होंगी, रिस्क आइडेंटिफाई करे होंगे, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करा होगा, तो वो सारे रिस्क को मैं इधर यूज़ कर सकता हूँ कि यार मैंने लास्ट टाइम ये आइडेंटिफाई करा था, तो इस बार भी मुझे इधर फोकस करना है क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की एरिया है। लेकिन बस ये ज़रूर देख लेना क्या वो इस साल के लिए भी रेलिवेंट है, रिलायबल है, क्या पता लास्ट टाइम वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा हो, फेयर वैल्यू पे ज़्यादा काम करना पड़ा हो, लेकिन इस साल वो सिग्निफिकेंट रिस्क इस बार वो रिलायबल ना हो क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो सेल हो चुकी। ठीक है, वो सोल्ड हो चुकी, अब वो मौजूद नहीं है, तो मतलब कि वो रिस्क भी अब रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो जब भी पास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन यूज़ करें तो लाजमी है कि आप क्या देख लें, क्या वो रेलिवेंट और रिलायबल है या नहीं है, ये लाजमी आपने देखना है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और चीज़ देखनी है कि यार जब भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंगेजमेंट टीम डिस्कशन ज़रूर करें। आपने देखा होगा कि यार जब प्लानिंग फेज़ में कुछ वर्किंग पेपर्स होते हैं, वर्ड फाइल के अंदर वर्किंग पेपर्स होंगे जिसमें इंगेजमेंट टीम की डिस्कशन का एक वर्किंग पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार पार्टनर ने ये बताया कि ये इधर ये वाला एरिया में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये ज़्यादा रिस्की एरिया है, तो जो प्रीवियस मेंबर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने पहले इस ऑडिट क्लाइंट पे पहले काम कर चुके हैं, तो वो बता रहे होते हैं टीम डिस्कशन के अंदर कि यार इस एरिया पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, इधर ज़्यादा रिस्की एरिया है, ये सिग्निफिकेंट रिस्की एरिया है। तो टीम डिस्कशन से क्या पता चलता है कि यार दूसरे जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो जूनियर टीम मेंबर्स होते हैं, जो न्यू टीम मेंबर्स होते हैं, जिनको नहीं पता, जिन्होंने क्लाइंट नहीं करा, तो उनको थोड़ी सी इंसाइट्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो अपनी थोड़े से अपने व्यूज़ दे देते हैं कि यार इधर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, आपने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, तो उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, ये सारी चीज़ें वो शेयर कर लेते हैं। टीम को अंडरस्टैंडिंग बेटर पता चल जाती है कि यार क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नया रिस्क आइडेंटिफाई होता है ड्यूरिंग दी ऑडिट, कोई प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करे, कोई नई इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो जो कि प्रीवियस टीम मेंबर ने नहीं बताई थी, तो आप फ़ौरन उसको हाईलाइट करते हैं कि यार ये सर ये आपने चीज़ नहीं बताई थी मुझे, इधर तो मुझे ये चीज़ भी आइडेंटिफाई हुई। लेट्स से कंपनी ने नहीं बताया कोई मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई बात, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कुछ मॉडिफिकेशन भी हो रही थी जो कि आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करा आपको पता चला कि यार इधर तो लोन की मॉडिफिकेशन हुई थी या फिर कोई लीज की मॉडिफिकेशन आई, तो आप फ़ौरन उस पर अलर्ट हो जाएंगे कि यार इधर मुझे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इधर ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी। ठीक है, तो इधर ज़्यादा रिस्की एरिया है। ठीक है, तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आइज़ा 315 के हिसाब से रिस्की एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहले आपने कुछ प्रोसीजर्स हमने देखे कि यार क्या क्या प्रोसीजर्स के थ्रू मैं रिस्की एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि यार कहाँ और किस जगह से किधर अदर सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, और इसके अलावा टीम डिस्कशन से भी मुझे हेल्प आउट मिल रही होगी, जिसमें जो सीनियर टीम मेंबर्स होंगे वो गाइड कर रहे होंगे, वो बता रहे होंगे कि यार ये रिस्की एरियाज़ है जो कि हमने प्रीवियसली देखे थे। ठीक है, अच्छा जी, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस पूरी आइज़ा 315 की, जिसमें जो मेजर चीज़ है आइज़ा 315 की, जिसमें हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई और असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सर अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अंडरस्टैंडिंग किन किन चीज़ों की लेनी है, सर एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने लेनी है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड इट्स पॉलिसीज़। सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या ये लोग आईएफआरएस यूज़ कर रहे हैं, क्या ये लोग यूएस गैप यूज़ कर रहे हैं, सर क्या यूज़ कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या है।
ठीक है, क्या पॉलिसी यूज़ करें, क्या ये फीफो मेथड यूज़ करते हैं, क्या ये एवरेज मेथड यूज़ करते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, क्या ये लोग कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, क्या ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और इसके अलावा अगर कोई चेंजेस करी हैं पॉलिसीज़ के अंदर, क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या वो कंसिस्टेंट है पॉलिसी एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर कोई चेंजेस करी हैं, क्या वो एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या वो कंसिस्टेंट भी है, ये चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखना है कि यार इसके अलावा कोई और इनहेरेंट रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से हो सकता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। इसको हम आगे देखेंगे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको समझते हैं कि यार एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सर एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सबसे पहले तो समझना ये है कि सर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या यार ऑर्गेनाइजेशन का टॉल स्ट्रक्चर है, नैरो स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें समझनी है। जो कि हमने किधर पढ़ा था सर, ये वाली बातें हमने बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि यार ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, एक होता है टॉल स्ट्रक्चर, एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है कि यार टॉल स्ट्रक्चर में हायरार्कीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अलाइंड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन होती है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, लेकिन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा होता है। लेकिन जहाँ फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ क्या होता है कि यार फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास सुपरविज़न जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, सुपरविज़न कम होती है, क्योंकि एक बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि यार ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जहाँ सुपरविज़न कम होगी तो वहाँ एरर के चांसेस भी क्या होंगे सर, एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जहाँ सुपरविज़न कम होगी वहाँ एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर आपने समझना ये कि ओनरशिप कौन है, इधर ओनरशिप किसकी है। क्या इक्विटी होल्डर्स की ज़्यादा ओनरशिप है। ठीक है, क्या इधर बैंकिंग, क्या डेट होल्डर्स की ज़्यादा इनकी परसेंटेज है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, ओनरशिप में कौन लोग हैं, किस तरह के डायरेक्टर्स हैं, कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेना। बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ये लोग ऑनलाइन स्टोर के थ्रू बेचते हैं अपनी चीज़ें, अगर कोई गुड्स हैं, कोई रिटेल स्टोर है, तो वो क्या ऑनलाइन के थ्रू वो ये लोग बेच रहे होते हैं या फिर फिजिकल स्टोर के थ्रू बेचते हैं। ठीक है, अगर तो ऑनलाइन स्टोर है तो मतलब कि सर इधर तो आईटी रिस्क भी होगा। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल से आपको चीज़ें पता चलेंगी कि यार रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन स्टोर होगा तो मतलब हो सकता है कि यार इधर कुछ आईटी कंट्रोल्स की इम्प्लीकेशंस होंगी। ठीक है, आईटी रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है कि यार इधर हैकिंग रिस्क भी हो। ठीक है, तो आईटी के सारे रिस्क इधर आ जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी वाले रिस्क आ जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, अगर कोई फिजिकल स्टोर है तो मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस तरीके से आपने क्लासीफाई करा, तो बिजनेस मॉडल से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल रही होंगी। ठीक है, फिर इसके अलावा यूज़ ऑफ आईटी, कितना ज़्यादा यूज़ ऑफ आईटी, ये लोग आईटी का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपने अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपने समझना ये कि इंडस्ट्री को रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर, इसको हम इंडिविजुअली चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि यार बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते थे पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस पढ़ते थे, पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ते थे। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस में हम किस बारे में पढ़ते थे, पेस्टल एनालिसिस में हम सारी चीज़ें पढ़ते थे इन्वायरमेंट के बारे में, कंपनी के आउटसाइड द इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में पढ़ते थे कि यार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, लीगल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं। वही सारी चीज़ें इधर कवर हो जाएंगी, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूं कि यार मार्केट, सर अभी करंटली मार्केट की सिचुएशन कैसी है, क्या मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हुई है, मार्केट का शेयर कैसा चल रहा है, मार्केट ग्रोथ फेज़ में है, किस फेज़ के अंदर है मार्केट, क्या मार्केट में अभी और गुंजाइश है नहीं है। ठीक है, तो वो पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना कि यार मार्केट अभी ग्रोइंग फेज़ में है या मेच्योरिटी फेज़ में है। क्या मार्केट फुल हो चुकी है, मार्केट अगर फुल हो चुकी है तो मतलब रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस भी क्या होंगे सर, रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि मार्केट अगर मेच्योरिटी फेज़ में है तो रेवेन्यू
रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। अगर मैं बात करूं कि यार टेलीकम्युनिकेशंस की जो मार्केट है वो ऑलरेडी एक मैच्योरिटी फेज में, हर किसी के पास एक सिम पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो मज़ीद कोई नया प्लेयर आता है या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर भी अगर है तो उसके पास बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं होगा कि वो सिम सेल कर दे, ठीक है। हाँ, ये है कि कॉलिंग वॉलिंग इंक्रीज हो जाए, लेकिन एक नॉर्मल हर बंदा एक अपने पैटर्न पे ऑलरेडी चल रहा है, तो मज़ीद कोई बढ़ने के चांसेस, एकदम से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, सर कंपटीशन देखना कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, कितने ज़्यादा प्लेयर्स है, कोई नया कंपटीटर तो मार्केट में इन नहीं हो गया है, ठीक है। वो चीज़ों को आपने समझना है कि यार कंपटीटर मार्केट में कोई नया इन हो गया तो मतलब हो सकता है कि यार आपकी सेल्स पे इफेक्ट आ जाए, आपकी सेल्स कम हो जाए। तो अगर कोई नया कंपटीटर मार्केट में आ गया, कोई नया बिग प्लेयर आ गया और आप बता रहे कि यार रेवेन्यू बढ़ गया है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि यार एक नया प्लेयर आ गया, उसने अपनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ कर ली है और आप कह रहे हो आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो आपने समझना है। डिमांड, सर लेट्स से अभी जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि यार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। आपने देखा कि यार लोगों की ओवरऑल जो है सैलरीज इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, तो लोगों की बाइंग पावर जो है, बाइंग पावर बहुत ज़्यादा लोगों की कम हो गई थी, बाइंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई थी, ठीक है। जब बाइंग पावर नहीं थी लोगों की, तो आप कह रहे हैं कि यार आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, कैसे इंक्रीज हो गया, डिमांड तो मार्केट में थी नहीं। डिमांड कैसे नहीं थी सर, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं थी, क्योंकि प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं, ठीक है। आपकी लोगों के पास बाइंग पावर कम हो गई है, तो आप कह रहे रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इधर से भी आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे होंगे, ठीक है। मार्केट में प्राइसेस के क्या इम्पैक्ट है, क्या प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, वो चीज़ों का आपने समझना। कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो मार्केट में नहीं आ गई, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई न्यू मशीनरी मार्केट में आ गई है जिसकी वजह से कोई कॉम्पिटिटर ने प्राइसेस कम कर दी हैं, कॉस्ट उसकी कम हो गई है न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि यार आपके एनआरवी पे लॉस आ जाए, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री जो आप जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो उस पे वो अब ज़्यादा सेल ना हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे लेट से आपने लेट से एक मोबाइल लॉन्च करा, ठीक है। दूसरी कंपनी ने आपसे कोई अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी उसी प्राइस के अंदर, तो मतलब अब आपकी प्रोडक्ट तो क्या हो गया, आपकी प्रोडक्ट फेल हो गई, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट उस प्राइस पे सेल नहीं होगी, तो मतलब हो सकता है कि एनआरवी लॉस आ जाए, ठीक है। सप्लाई साइड आपने अंडरस्टैंड करनी है कि सप्लाई साइड पे क्या क्या रिस्क हैं, कॉस्ट साइड पे क्या इम्पैक्ट है। जैसे लेट्स से अभी इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई थी डॉलर बढ़ने की वजह से, तो कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया था, ठीक है। कॉस्ट इंक्रीज हो जानी चाहिए, ठीक है, अगर कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक बंदा दिखा रहा है कि यार मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मेरी लास्ट ईयर से डिक्रीज हो गई, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। आपकी सेल्स कब कब होती है, क्या ये साइक्लिकल है, हर महीने होती रहती है, या फिर सीजनल नेचर में होती है, इसी महीने में होती है। लेकिन जब आपने मंथ वाइज कंपैरिजन करा तो यार सीजनल वक्तों के अंदर जब सीज़न नहीं भी था तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, ऐसा क्यों, ठीक है। तो वो आपने चीज़ें देखनी है कि यार नॉर्मली सेल्स आपकी सीज़न वाले महीनों में होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की जब क्रॉप्स आती हैं, ग्रो होती हैं, तो जब भी आपकी सेल होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका पूरे महीने हर महीने सेल नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप दिखा रहे हो यार उस महीने भी सेल हुई जिस महीने कोई आपके पास वो क्रॉप्स वगैरह थी नहीं, कोई सीजनल एक्टिविटी उस महीने होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिखा रहे हो उस महीने रेवेन्यू आ रहा है, तो वो कोई अजीब सी बात होगी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये बात क्लियर है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि रेगुलेटरी, सर रेगुलेटरी क्या इम्पैक्ट होंगे। सर हमें ये देखना है कि यार कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो नहीं है, जैसे कि बैंकिंग पे बैंकिंग रेगुलेशंस होते हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशन है बैंक के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, तो कोई ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो नहीं अप्लाई हो रहे कंपनी के ऊपर, तो वो भी आपने देखने होंगे कि यार उसके हिसाब से भी आपने ट्रीटमेंट देखने, कहीं उसकी नॉन कंप्लाइंस तो आपने नहीं करी, अगर उसकी नॉन कंप्लाइंस करिए तो मतलब हो सकता है कोई यार आपके ऊपर कोई पेनल्टी आ जाए। कोई लेबर लॉज का आपने नॉन कंप्लाइंस कर दी, कोई टैक्स लॉज की आपने नॉन कंप्लाइंस कर दी, तो उसकी पेनल्टी आपने रिकॉर्ड करनी चाहिए थी टैक्स लॉज के हिसाब से, आपका जो टैक्स बनता है आपने वो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि यार आप किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, ठीक है, और वो आगे सेल करते थे, लेकिन अब मसला ये हो गया कि यार गवर्नमेंट ने उस कंट्री में बैन लगा दिया कि यार आप इस कंट्री से प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकते। तो मतलब अगर उस कंट्री से आप प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकते, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि गोइंग कंसर्न का रिस्क आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? आपका मेजर कस्टमर आपकी 80% ऑफ सेल्स, लेट्स से आप एक्सपोर्ट करते हैं, 80% ऑफ सेल्स आपकी किसी एबीसी कंट्री से है, ठीक है, और वो एबीसी कंट्री पे बैन लग जाए कि यार आप कोई भी चीज़ इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मतलब 80% ऑफ सेल्स आपकी आना बंद हो जाएगी, ठीक है। 80% ऑफ सेल्स जब आपकी बंद होगी तो मतलब आपके प्रॉफिट्स ख़त्म, तो गोइंग कंसर्न का रिस्क अराइज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है वो आपने देखने कि यार कोई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन तो अप्लाई नहीं हो रहा। इसके अलावा सर अदर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स मैंने बात करी थी पेस्टल के अंदर, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ आ रहा है, इन्फ्लेशन का इंक्रीज़ आ रहा है। इन्फ्लेशन आएगा मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है, बाइंग पावर कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि यार इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट होंगे। बाइंग पावर कम होगी तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, लोगों की डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली लोगों के पास डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। करेंसी की रीवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, करेंसी की अगर लेट्स से अभी रिसेंटली हमने देखा कि यार लास्ट ईयर से इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया डॉलर की प्राइस के अंदर, तो डॉलर का इतना ज़्यादा इंक्रीज आया तो मतलब यार ये क्या होगा, मेरे लिए रिस्की एरिया होगा। क्या कंपनी ने अपनी जो पेबल्स हैं, अपने जो रिसीवेबल्स हैं, क्या वो रीवैल्यू करे हैं, क्या वो फॉरेन एक्सचेंज जो भी आपके डॉलर का रेट चल रहा है उसके हिसाब से रीवैल्यू करे हैं या नहीं करे, तो वो भी आपने देखने होंगे। क्या करेक्ट रेट पे एंटिटी ने रिकॉर्डिंग करी अपनी सेल्स, ठीक है, तो वो आपने देखना होगा। तो उधर क्या होगा सर, रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि यार इंडस्ट्री रेगुलेटरी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। इसके अलावा आपने क्या देखना है कि यार एंटिटी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर करती है। आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंटिटी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करती है। क्या वो बजट से करती है, लास्ट ईयर से करती है नहीं करती, कॉम्पिटिटर से करती है नहीं करती, आपने वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देखिए, जब आप किसी चीज़ से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं और आपके कुछ केपीआईज होते हैं कि लेट्स से किसी डायरेक्टर को बोल दिया जाए कि यार अगर तो लेट्स से बजट से इंक्री अगर तो इस बार अगर सेल्स डायरेक्टर को बोल दिया जाए कि यार अगर आपने बजट से टारगेट अपना मीट कर दिया एक्चुअल का, ठीक है, सेल्स इतनी बढ़ा दी, तो हम आपको बोनस देखेंगे, ठीक ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो प्रेशर में होगा, वो बोलेगा यार मुझे बोनस चाहिए, अब उसका इंसेंटिव है, तो वो जानबूझ के क्या करेगा, वो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लेट करने की कोशिश करेगा रेवेन्यू को। ये बात समझ में आ रही है? तो ये भी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि यार किस तरीके से एंटिटी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करती है, ठीक है। केपीआईज अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार केपीआईज क्या है कंपनी के, कि किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस मेजर करती है, किस तरीके से एनुअल अप्रेजल करती है अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे असेस करती है। क्योंकि जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर किसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से टारगेट उनके रख दिए जाते हैं कि यार आपको परफॉर्मेंस इस बेस पे मिलेगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर ये होगी, लेट्स से कि यार अगर कंपनी ने इतना रेवेन्यू कमाया तो हम आपको ये बोनसेस देंगे और ये इंक्रीमेंट देंगे, तो हर बंदा क्या करेगा, यार फाइनेंस वाला बंदा भी होगा, वो किसी न किसी तरीके से अपने बोनस के चक्कर में वो इन्फ्लेट करने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आपने ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा सर बिजनेस रिस्क क्या है, ठीक है। जब बिजनेस रिस्क आपको पता चलेगा तो आपको आपको क्या पता चलेगा सर, ऑडिट रिस्क पता चलेगा। सर अब सवाल ये आ जाता है कि सर बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क को थोड़ा सा है ना क्लियरली डिफ्रेंशिएट करके बताएं कि सर ये बिजनेस रिस्क क्या, ऑडिट रिस्क क्या है। देखें सर, नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है, ठीक है, नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है, उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी, कंपनी की प्रोडक्ट कम होगी, तो कंपनी के रिस्क क्या है, कंपनी का रिस्क क्या है, सेल सेल का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑडिट रिस्क क्या होगा, सर ऑडिट रिस्क ये आएगा कि यार सेल अगर फ्यूचर की कम होती है, अगर सेल फ्यूचर की कम हो जाती है तो इम्पेयरमेंट का रिस्क आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना करी हो। ये बात समझ में आ रही है? सर आपकी फ्यूचर में सेल्स डिक्लाइन होने वाली है, लेकिन इससे अब एक और ऑडिट रिस्क क्या होगा सर, हो सकता है कि यार प्रोडक्ट थी आपकी जो प्रोडक्ट थी अब वो जो आपकी कॉस्ट से कम कीमत में बिके,
ठीक है, तो मतलब एनआरवी लॉस आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने कोई टैक्स लॉस की या लेबर लॉस की, आपने कोई नॉन कंप्लायंस करी, तो बिजनेस के लिए रिस्क क्या है कि यार नॉन कंप्लायंस का रिस्क आएगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये एक उसके लिए रिस्क है। लेकिन ऑडिट रिस्क क्या होगा, हो सकता है कि यार कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस करी हो लेकिन उसके लिए कोई प्रोविजन बुक ही ना करा हो, तो ये क्या हो जाएगा सर, ऑडिट रिस्क हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से आपको पहले बिजनेस रिस्क को समझना है कि यार बिजनेस रिस्क कंपनी के ऊपर क्या क्या है और उसके ऊपर ऑडिट रिस्क क्या क्या निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। तो होपफुली आपको ये वाला एरिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी है। अंडरस्टैंडिंग इसकी लेनी है एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट के अंदर क्या तीन चीज़ें हैं कि यार सबसे पहले तो एंटिटी के अंदर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ओनरशिप, गवर्नेंस, बिजनेस मॉडल, यूज़ ऑफ आईटी, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर सर इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अलावा मेजर यूज़ फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस ये लोग मेजर करते हैं, केपीआईज क्या हैं, किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, हमने डिटेल में पढ़ा इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को। इसके अलावा सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या यूज़ कर रही है कंपनी। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें देखनी है कि यार इनहेरेंट रिस्क के क्या अदर फैक्टर्स हैं कि यार जो कंपनी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकता है, उसको हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे कि इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि यार दूसरा स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस कर लिया कि यार अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की लेनी है, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की। ठीक है, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखना है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है सर, अंडरस्टैंडिंग अगेन लेनी है किस चीज़ की, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सवाल ये आता है सर कंपोनेंट्स होते क्या है एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के। सर कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटी। सर 5 कंपोनेंट्स होते हैं एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के। पांच कंपोनेंट्स क्या है सर, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल एक्टिविटीज़। सर ये कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, सर कंट्रोल इन्वायरमेंट को देखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है सर, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कल्चर कैसा है, क्या यहाँ एथिकल वैल्यूज़ को सीरियसली लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेट्स से कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है, कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है, आपने कम्युनिकेट करा, आपने बोला कि यार आपने किसी सीनियर मेंबर को कम्युनिकेट करा कि यार इस बंदे ने चोरी करी है, फ्रॉड करा है। ठीक है, उसने बहुत ही कैजुअल वे में लिया, बोला हाँ ठीक है, देखते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है देख लेते हैं। उसने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, मतलब इधर कोई सीरियस एक्शन उस पर लिया नहीं, मामूली से समझ के बोला ठीक है यार 1000 रुपये 2000 रुपये। लेकिन देखिए इधर 1000 2000 मैटर नहीं करता, इधर मैटर करता है क्या उसने एथिकल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ करी, उसने फ्रॉड कंडक्ट करा, तो उस पर कोई मैनेजमेंट ने सीरियस एक्शन नहीं लिया। तो मतलब इधर किसका इशू है सर, कंट्रोल इन्वायरमेंट का इशू है। मतलब अगर आप जितने भी कंट्रोल्स लगा लो, जितनी भी चेकिंग लगा लो, सब चीज़ें लगा लो, लेकिन अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा ना, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो मतलब अल्टीमेटली जितने भी आप कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर लो, जितने भी आप कंट्रोल्स लगा लो, वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे अगर तो कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग कंट्रोल को बाईपास करेंगे किसी ना किसी तरीके से और उस पर कोई एक्शन ही नहीं होगा अल्टीमेटली। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि यार ओवरऑल कल्चर कैसा है, ओवरऑल लोग क्या मैनेजमेंट फ़ौरन एक्शन लेती है या नहीं लेती। ठीक है, एथिकल वैल्यूज़ पे जोर देती है नहीं देती, क्या कोई पॉलिसीज़ डिफाइंड है या नहीं है, क्या कोई पॉलिसीज़ में ये इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि यार अगर तो एथिकल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ये आपको डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, और लिया भी जाता है जब कोई इंसिडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। क्या एंटिटी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को प्रमोट करती है नहीं करती, क्या उनको रिटेन करती है नहीं करती। ऐसा तो नहीं कि यार कंपनी जो है अनपढ़ लोगों को ले आती है, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा अक्सर गवर्नमेंट के इदारों में हम देखते नहीं है, इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लिए बगैर अक्सर लोग है ना आ जाते हैं और जो कि क्वालिफाइड भी नहीं होते। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर आप इदारों में जाते होंगे तो वहाँ आपको ऐसे ऐसे लोग दिखते होंगे कि जो डिज़र्व ही नहीं करते।
ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखना है क्या एंटिटी इन चीज़ों को प्रमोट करती है, नहीं करती, क्या क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को आगे लाती है या फिर अनक्वालिफाइड लोगों को हायर कर लेती है। ठीक है, क्या कोई प्रोसेसेस डिफाइंड है हायरिंग के, ऐसा तो नहीं कि यार कोई भी बंदा किसी ने बोला कि यार इसको रख लो तो वो रख लेती है। ठीक है, क्या कोई हायरिंग का प्रोसेस है प्रॉपर, तो वो सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, तो मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट ओवरऑल कंपनी का अच्छा होगा तो आगे चीज़ें इफेक्टिवली काम करेंगे। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, कल्चर अच्छा नहीं होगा, एथिकल वैल्यूज़ पे जोर नहीं होगा, पॉलिसीज़ डिफाइंड नहीं होंगी, तो मतलब आपके जितने भी कंट्रोल होंगे वो बाईपास हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है बुरा है, आपने उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर तो कंट्रोल इन्वायरमेंट आप कहते हैं कि यार कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है, आप आगे जाएंगे, आप बोलेंगे कि यार कंपनी का कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, क्या कंपनी रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। कंपनी रिस्क को क्यों आइडेंटिफाई करेगी सर, कंपनी बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करती है कि बिजनेस के ऊपर क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। कोई नॉन कंप्लायंस का रिस्क तो नहीं आ जाएगा, नॉन कंप्लायंस आ जाएगा तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या कोई कॉम्पिटिटर तो मार्केट में नहीं आ गया, कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो हमारी सेल्स कम हो जाएंगी। ठीक है, क्या कोई इन्वेंट्री चोरी होने का बिजनेस रिस्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की क्या कंपनी इस पे कोई काम करती है, रिस्क को आइडेंटिफाई करती है, तो आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कंपनी अगर काम करती है तो आप देख लेंगे क्या वो आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या उसको असेस करती है। असेस कैसे करेगी सर, एक रिस्क मैट्रिक्स कंपनी बनाती है जिसमें सारे रिस्क को जब आइडेंटिफाई करती है तो उसमें लिखती है और उसको असेस करती है क्या इधर ये हाई रिस्क है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका लाइक्लीहुड क्या है, क्या उसके चांसेस कितने होने के, हाई चांसेस हैं, हाई लाइक्लीहुड है या लेस लाइक्लीहुड है, क्या हाई मैग्नीट्यूड है या लो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट कितना होगा वो समझना, और किस तरीके से उसको एड्रेस करती है। एड्रेस कैसे करेंगे सर, कंट्रोल्स को प्लेस करके आप एड्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आपने देखना है। तीसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। आपने एड्रेस द रिस्क करने के लिए आपने कंट्रोल्स तो प्लेस कर दिए, लेकिन अब आपको ये भी तो देखना है ना क्या वो कंट्रोल्स फॉलो हो भी रहे नहीं हो रहे। लेट्स से क्या बोलते हैं, कंपनी ने बोला कि यार एक कंट्रोल हम प्लेस कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन बनेगी, बैंक रिकन्सिलेशन के बाद एक बंदा उसको रिव्यू करेगा, एक बंदा उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करके साइन करेगा, चेक करेगा कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। लेकिन वो बंदा लेट से साइन नहीं करता, साइन करता तो आंखें बंद करके साइन कर देता है, बगैर चेक करे साइन कर देता है। तो मतलब कि कंट्रोल इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। तो ये कैसे पता चलेगा सर, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कोई ना कोई बंदा उसको मॉनिटर कर रहा हो कि कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उससे आइडेंटिफाई होगा कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, आपने फ़ौरन पॉइंट आउट करना है। तो उस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कंपनी उस पर कोई काम कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, तीसरी चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, आपने देखा होगा कि यार ऑडिट क्लाइंट पर जब आप जाते हैं तो ऑडिट क्लाइंट पर आप किसी आपको एक एक एरिया दे दिया जाता है, लेट से कैश एंड बैंक दे दिया या एक्सपेंसेस दे दिया। आपको सीनियर कहता है कि यार उसका है ना पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ और बिजनेस प्रोसेस का वर्किंग पेपर अपडेट करो। बिजनेस प्रोसेस के वर्किंग पेपर में क्या होता है कि यार लेट्स से अगर कैश एंड बैंक का एरिया है या एक्सपेंसेस का एरिया है, तो एक्सपेंसेस किस तरीके से स्टार्ट कैसे होता है, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो पूरा एंडिंग तक, स्टार्ट से लेके एंडिंग तक पूरा उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि लेट्स से अगर मैं सेल्स की बात करूं तो यार कस्टमर आपको अप्रोच करता है, कस्टमर ने अप्रोच करा, फिर इसके बाद आपने सेल्स ऑर्डर बनाया, सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद आपने लेट से जीडीएन बनने के बाद इनवॉइस बनी, इनवॉइस बनने के बाद रिकॉर्डिंग हुई। तो वो जो भी प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस आप क्या करते हैं, आप उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि यार ये बिजनेस प्रोसेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्लाइंट से, और उसका एक मैनुअल भी होता है, तो मैनुअल से आप सारी चीज़ें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसको। तो वो सारी चीज़ों की आप क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्यों अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, आप समझते हैं कि यार इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रही है, ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रिकॉर्ड कैसे होती है, ये बात समझ में आ रही है कि यार बिजनेस प्रोसेसेस रिजल्ट इन द ट्रांजेक्शन दैट आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड एंड रिपोर्टेड। देखें, ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगी, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो प्रोसेस होगी, रिपोर्ट की फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है। तो आप पूरी अंडरस्टैंडिंग उसकी लेते हैं। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं वो किस आइज़ा के हिसाब से ले रहे हैं, आइज़ा 315 के हिसाब से, और इंफॉर्मेशन इन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन में ये बात मैंशन है कि आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं।
तो आपने ये समझना होता है कि यार इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रही है, तो उसमें सारे हेड्स की आप क्या करते हैं यार कि यार अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ कि यार उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेना कि यार कम्युनिकेट एंटिटी में लोग आपस में कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स के लिहाज से, ठीक है। दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रही है, एक्सटर्नल पार्टी से आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, ईमेल के थ्रू करते हो, किसके थ्रू कर रहे हो, वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेना। कंपनी विद इन द एंटिटी कैसे कम्युनिकेट करती है, ऐसा तो नहीं कि यार सबके सामने आपस में कम्युनिकेशन चल रही है ओपनली, तो उससे क्या होगा कि यार कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला आ जाएगा, ठीक है। दूसरे बंदे को भी कोई बात पता चल जाएगी जो कि नहीं पता चलनी चाहिए। तो क्या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, किसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है। लास्ट चीज़ कंट्रोल एक्टिविटीज़, ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ को आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो होपफुली आपको ये वाला एरिया समझ में आ गया होगा कि यार आपने करना क्या होता है। आपने पहले अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। दूसरी आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंपोनेंट्स ऑफ एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उससे पता क्या चलेगा, अगर तो कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो मतलब हो सकता है कि इधर रिस्क के ज़्यादा चांसेस हो, फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस हो, इससे पता चलेगा। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है, अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है तो मतलब कि एंटिटी बिजनेस रिस्क अपने आइडेंटिफाई नहीं करती, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करती, तो मतलब हो सकता है कि इधर ऑडिट रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने जब बिजनेस रिस्क को कंसीडर नहीं करा तो मतलब बिजनेस ऑडिट रिस्क के ज़्यादा चांसेस हैं। कंट्रोल्स तो इधर मतलब बिल्कुल काम ही नहीं करते होंगे। तीसरी चीज़ आपने क्या समझी कि यार मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स हैं, लेकिन मॉनिटरिंग कोई बंदा अगर नहीं कर रहा तो मतलब हो सकता है कि कंट्रोल्स की इधर वीकनेसेस हो ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। चौथी चीज़ आपने समझी कि यार इन्फॉर्मेशन का सिस्टम और कम्युनिकेशन कैसी है, इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे कर रही होती है, बिजनेस प्रोसेस की ट्रांजैक्शन जितनी भी हेड्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। उसकी आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फिर इसके अलावा आपने कंट्रोल एक्टिविटीज़, जो भी कंट्रोल्स हैं आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है। हम उसको डिटेल में आगे समझेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज़ को। सर कंट्रोल एक्टिविटीज़ में आप काम क्या करते हैं कंट्रोल्स पर। देखिए आइज़ा 315 आपको कहता है कि यार कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो आपने आइडेंटिफाई करी आप उसको एवेल्यूएट करें। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़ आपने एवेल्यूएट करना है। क्या एवेल्यूएट करना है, क्या कंट्रोल्स के डिज़ाइन सही है, क्या कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही। लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यार एक एक बैंक है, ठीक है। बैंक में रिस्क है कि यार कोई बंदा अंदर कोई पिस्टल लेके ना आ जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ लेके ना आ जाए जो कि नहीं लेके आनी चाहिए, ठीक है। कोई पिस्टल वगैरह कोई ऐसी चीज़ लेके ना आ जाए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लेस करते हैं कि यार कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। यार वो गार्ड क्या होगा, वो गार्ड चेक करेगा, ठीक है। बंदे को अंदर आने से पहले वो चेक करेगा। अगर लेट से वो गार्ड अंदर खड़ा हो जाए, कंट्रोल ये प्लेस कर दूं कि यार वो गार्ड अंदर बैंक के अंदर वो चेक करेगा, तो मतलब इसका क्या है सर, डिज़ाइन ही सही नहीं है। इसकी डिज़ाइन, कंट्रोल की डिज़ाइन सही नहीं है, क्योंकि बंदा तो ऑलरेडी अंदर आ चुका, पिस्टल लेके बंदा बैंक के अंदर तो आ गया, अब चेक करने का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो मतलब डिज़ाइन ठीक नहीं है। लेट से आप फेसबुक पे पासवर्ड एंटर करते हैं, फेसबुक पे पासवर्ड एंटर करते हैं, वो पासवर्ड को चेक करता है कि यार पासवर्ड क्या मैच कर रहा है नहीं कर रहा। लेट से अगर ये कंट्रोल ना हो, इसके बजाय ये कंट्रोल हो कि 4 नंबर डालो और फ़ौरन लॉगिन हो जाएगा, तो मतलब ये कंट्रोल का डिज़ाइन सही नहीं है। कोई भी बंदा कोई भी नंबर डालेगा और वो एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल का डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपने क्या एवेल्युएट करनी है, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ। डिज़ाइन तो ठीक है, क्या इधर गार्ड खड़ा भी रहता है नहीं रहता। आपने डिज़ाइन कर दिया कि यार गार्ड जो है बाहर खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो गार्ड बाहर ही खड़ा ही नहीं होता, वो गार्ड क्या होता है इधर उधर घूम फिरा होता है, तो मतलब इधर क्या है सर, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। ये बात समझ में आ रही है। तो ऑडिटर को क्या करना है कि यार आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल्स को, दूसरा काम क्या करना है उसको एवेल्युएट करना है, क्या उसकी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ठीक है क्या। सर कंपनी में तो बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे सर, बहुत सारे पेरोल के पता नहीं कितने एरियाज़ में, जो कि इवन ऑपरेशनल एरियाज़ में इतने ज़्यादा कंट्रोल्स होंगे जो कि मैटर भी नहीं करते शायद। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स होंगे, आपके सारे कंट्रोल्स की डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि उनको आइडेंटिफाई करने की नीड है। आपको कौन सा आइडेंटिफाई करना है सर, वो कंट्रोल्स आपने लाजमी आइडेंटिफाई करने हैं जो कि एड्रेस करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क को। आगे हम देखेंगे सर सिग्निफिकेंट रिस्क होता क्या है, ठीक है। तो हमने वो रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, वो कंट्रोल आइडेंटिफाई करने हैं जो एड्रेस करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क को। दूसरे सर
सर वो कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने जो कि जर्नल एंट्रीज पर होते हैं। जर्नल एंट्रीज पर कौन से होते हैं सर? कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है, उस पर कोई कंट्रोल होता है कि यार अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हर बंदा डाल नहीं सकता, उसको एंटर नहीं कर सकता, उसका एक्सेस किसके पास होता है? कोई सीनियर मेंबर के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नॉन रिकरिंग टाइप की कोई एंट्रीज होती हैं, जैसे कि लेट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, वो साल में एक दफ़ा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हर डेली बेसिस पर तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डेली बेसिस पर नहीं होती है, अब ये नॉन रिकरिंग आइटम है। ठीक है, मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट, अब ये हर दिन तो नहीं हो रही मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वो नॉन रिकरिंग आइटम है, उसका एक्सेस किसके पास होगा? किसी सीनियर पर्सन के पास होगा, वो ऑथोराइज करेगा तो फिर ही वो एंट्री हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या कंट्रोल होते हैं कि यार कोई बैक डेटेड एंट्री अलाउ नहीं होती हर बंदे को। ठीक है, इसके अलावा और क्या कंट्रोल होते हैं कि यार कोई बंदा एडिट नहीं कर सकता एंट्री को, कोई बंदा डिलीट नहीं कर सकता एक दफ़ा पोस्ट होने के बाद। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल होते हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज़ कौन से कंट्रोल सर? ऑडिटर चाहता है कि यार मैं किसी एरिया पे ना मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना है और उस पर रिलायंस लेनी है कंट्रोल्स के ऊपर। ठीक है, अगर उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने हैं, अगर उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने हैं और रिलायंस लेनी है, तो लाजमी क्या है, पहले क्या करे? पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले उसकी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन तो टेस्ट कर ले, फिर आप क्या करोगे? उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करोगे। सर उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सर वो एरियाज जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सिर्फ काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब कि आपको एविडेंस सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लाजमी है कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करो और कंट्रोल्स पर रिलायंस लो और देन आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से आपको एविडेंस नहीं मिलेगा, तो उस केस में तो आपको लाजमी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल टेस्ट करनी है और उसके लिए आपको डीएनआई परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? सर क्या ऐसी एग्जांपल है जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सिर्फ काम नहीं चलता, वहाँ लाजमी है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हमें करना ज़रूरी है। सर लेट से आप नेटफ्लिक्स के पास जाते हैं, नेटफ्लिक्स का ऑडिट करने जाते हैं। अब नेटफ्लिक्स के देखें हर चीज़ क्या हो रही है सर, जितनी भी चीज़ें हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, लोग आते हैं, इसकी रेवेन्यू रिकॉर्डिंग कैसे हो रही होगी सर? ऑनलाइन के थ्रू हो रही होगी, आईटी के थ्रू हो रही है। लोग आते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, पैसा उसके बाद ऑनलाइन चले जाते हैं और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो लाजमी क्या है कि यार आप आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करो। सिर्फ सब्सटेंटिव से आपका काम होगा ही नहीं, सिर्फ सब्सटेंटिव से आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले ही नहीं सकते। आपको लाजमी क्या चेक करना पड़ेगा कि सर आईटी कंट्रोल सही काम कर रहे नहीं कर रहे। अगर आईटी कंट्रोल सही है तो मतलब अल्टीमेटली अमाउंट सही रिफ्लेक्ट हो रही होगी रिकॉर्डिंग के वक्त। ठीक है, अगर आईटी कंट्रोल्स फेल है तो मतलब आगे फिर सारा मामला खराब होंगे। ठीक है, तो आपको लाजमी होगा कि यार जहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपको परफॉर्म करने हैं तो वहाँ लाजमी क्या है, डीएनआई आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा अगर कोई और एरिया है जहाँ भले ही आपको लगता है कि यार सब के सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब कि मुझे मिल सकता है सब्सटेंटिव से, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूँगा, तो उस एरियाज पे भी आप डीएनआई कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और कंट्रोल जहां आपको लगता है कि यार सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है लेकिन हाई रिस्क है, लेकिन मुझे वहां डीएनआई परफॉर्म करना चाहिए, तो आप वहां डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जो भी आपने कंट्रोल्स इधर आइडेंटिफाई करे, जो भी कंट्रोल आपने आइडेंटिफाई करे, लेट्स से आपने एक कंट्रोल आइडेंटिफाई करा कि यार एक बंदा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें ईआरपी के अंदर एंट्री पोस्ट करता है। ठीक है, एंट्री पोस्ट करता है, दूसरा बंदा उसी सिस्टम के अंदर उसके बाद एक्सेस है, वो अपनी आईडी से लॉगिन होता है। ठीक है, आईडी से लॉगिन होता है और वो बंदा क्या करता है, उस ट्रांजैक्शन को रिव्यू करता है और उसको ऑथोराइज कर देता है। ठीक है, उसको अप्रूव कर देता है, ऑथोराइज कर देता है। ठीक है, तो अब इधर देखा जाए मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, इधर आईटी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। आईटी एप्लीकेशन के थ्रू ये कंट्रोल्स हो रहा है कि रिव्यू वाला कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें जब आईटी एप्लीकेशन इन्वॉल्व हो गई तो मतलब अब इधर आईटी के भी रिस्क कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे सर, कुछ आईटी के भी रिस्क इन्वॉल्व हो जाएंगे सर। आईटी रिस्क क्या इन्वॉल्व हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं साइबर सिक्योरिटी का रिस्क आ जाए?
साइबर सिक्योरिटी का रिस्क आ सकता है ना। हो सकता है कि यार आपकी आईडी कोई हैक कर ले, आपकी आईडी से कोई बंदा लॉगिन हो जाए और आपकी आईडी से लॉगिन होने के बाद वो बंदा उसको रिव्यू करके अप्रूव कर दे। ठीक है, या फिर आप लेट से क्या बोलते हैं, आपके जो लॉगिन करने के जो कंट्रोल्स हैं कि लेट से पासवर्ड एंटर करते हो तो आप लॉगिन हो जाते हो, लेकिन ये जो कंट्रोल्स है लॉगिन करने के ये बहुत ज़्यादा वीक हो। ठीक है, मतलब ये अगर वीक होंगे तो मतलब अल्टीमेटली आपका रिव्यू वाला जो कंट्रोल है वो भी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, कोई और बंदा उसको एक्सेस करके अप्रूव कर देगा, या फिर आपने पासवर्ड किसी और से शेयर करा हुआ हो। तो मतलब क्या सर, आपने इधर कंट्रोल्स को समझा। अगर कंट्रोल्स किसी आईटी से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आपने आईटी कंट्रोल्स भी देखने होंगे। ये बात समझ में आ रही है सर? ये यहाँ तक क्लियर है सर? कंट्रोल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। कंट्रोल्स की कुछ टाइप्स होती हैं सर, या तो वो ऑटोमेटेड कंट्रोल होगा, या तो वो मैनुअल कंट्रोल होगा, या तो वो प्रिवेंटिव नेचर का होगा, डिटेक्टिव नेचर का होगा, या फिर करेक्टिव नेचर का होगा। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। सर आपने आपका घर है, ठीक है, आपने घर के बाहर एक लॉक लगाया हुआ है, दरवाज़ा लगाया हुआ है, और आप उसको लॉक कर देते हैं, वो लॉक हो जाता है। ठीक है, आपने क्यों दरवाज़ा लगाया हुआ है कि यार कोई अनऑथोराइज बंदा आपके घर में दाखिल ना हो जाए। ठीक है, आपने इसलिए लगाया हुआ है, कोई चोर वगैरह आपके अंदर ना आ जाए, इसलिए आपने लगाया हुआ है। तो ये प्रिवेंटिव नेचर का है कि यार आपके घर में कोई अंदर ही ना आ सके, कोई चीज़ चोरी ना कर सके। ठीक है, तो आपने ये जो दरवाज़ा लगाना जो है ये प्रिवेंटिव नेचर का कंट्रोल है। ठीक है, अच्छा जी, आपने घर के अंदर कैमरास लगाए हुए हैं। ठीक है, घर के अंदर लगाए हुए हैं, घर के बाहर भी लगाए हुए हैं, कैमरास लगाए हुए हैं, अलार्म लगाया हुआ है। अगर कोई दरवाज़ा वगैरह तोड़ के कोई अंदर आ भी जाता है तो आपको फ़ौरन क्या हो जाएगा सर? डिटेक्ट हो जाएगा, फ़ौरन आप डिटेक्ट कर लेंगे कि यार ये बंदा, फ़ौरन अलार्म बजेगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि यार ये बंदा अंदर आ गया, कैमरे में पता चल जाएगा। अच्छा जी, सर वो बंदा अंदर आ गया, अंदर आके आपकी जो भी चीज़ें थी, आपकी जो एसेट्स थे उसको चोरी करके चला गया। ठीक है, अब डिटेक्टिव कंट्रोल भी फेल हो गया, प्रिवेंटिव भी फेल हो गया। अब आप तीसरा क्या, आपने कोई करेक्टिव नेचर का आपने कंट्रोल लगाया हुआ था। लेट्स से आपने अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो इंश्योरेंस करवाना ये क्या है सर? करेक्टिव नेचर का कंट्रोल है कि आपने उसको रिकवर कर लिया। लेट से आपकी जो आपके पास डेटा पड़ा हुआ था कंप्यूटर के अंदर, वो सारा का सारा करप्ट हो गया, कोई वायरस आ गया आपके कंप्यूटर के अंदर, कोई हैक कर लिया किसी ने, वो सारा का सारा डेटा क्या हो गया? करप्ट हो गया। सर आपने बैकअप मेंटेन करा हुआ था, सर ये बैकअप मेंटेन करना, सर ये क्या है सर? करेक्टिव कंट्रोल। यहाँ तक क्लियर है सर? इसके अलावा और क्या टाइप्स हो सकती हैं सर? या तो वो ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल की नेचर का होगा, या वो रिकन्सिलिएशन वाला होगा। क्या रिकन्सिलिएशन आप करते हैं? रिकन्सिलिएशन क्या सर? डिटेक्टिव है। इसके अलावा सर वेरिफिकेशन, सेग्रीगेशन, ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल, सर ये क्या है? सर ये प्रिवेंटिव नेचर का है कि अगर कोई कोई गलती अगर जैसे ही होती है तो आप फ़ौरन उसको पकड़ लेते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सर ये भी प्रिवेंटिव नेचर का है। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल, सर ये भी प्रिवेंटिव नेचर का है। ठीक है, तो फिजिकल कंट्रोल्स होंगे, या तो आपने लॉक लगाए हुए हैं, इस टाइप की जो कंट्रोल्स होते हैं ये सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं। आपने कैमरास लगाए हुए हैं, ये भी फिजिकल कंट्रोल है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होंगी, या वेरिफिकेशन, या रिकन्सिलेशन। सर इधर से भी सवाल आ सकता है आई कैप का इधर से भी सवाल आ सकता है। आई कैप आपसे पूछ सकता है कि यार लेट से कि यार आप आपको एक सिचुएशन दे देगा, आप बोलेगा इस क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हो, वो ई कॉमर्स टाइप की एंटिटी है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इधर क्या कंट्रोल्स होने चाहिए? क्या कंट्रोल होने चाहिए वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। या फिर आपको बता देगा भाई ये वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस कुछ बता देगा, आपको बोलेगा कि यार इधर या फिर आपको कोई भी सिचुएशन दे सकता है, आपको बोलेगा इधर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे, किस तरीके से आप कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आपको कंट्रोल्स बता देगा, आपको बोलेगा कि अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप क्या परफॉर्म करेंगे। तो उस टाइप के भी हम क्वेश्चन आगे देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट चीज़ इधर आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग। क्या हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या करें? रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी ले ली हमने, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली हमने, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले ली, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। सर अब हम क्या करें? सर अब हम ये करेंगे कि यार सबसे पहले हमें क्या करना है, रिस्क ये देखना है कि यार रिस्क एग्जिस्ट करता है क्या एफएस लेवल पर है या अजर्शन लेवल पर है। क्या रिस्क एफएस लेवल पर है या अजर्शन लेवल पर है, हमें ये देखना है। सर पहले हम ये समझ लेते हैं कि एफएस लेवल और अजर्शन लेवल का फ़र्क क्या है। ठीक है सर,
रिस्क एट असर्शन लेवल क्या होता है कि सर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करता है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एग्जिस्टेंस का मसला है। सर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एग्जिस्टेंस का मसला, ये किस टाइप का रिस्क है सर? असर्शन लेवल का रिस्क है, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूँ अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन का मसला है, सर ये भी क्या है सर? असर्शन लेवल का रिस्क है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क क्या होता है कि यार सर ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इफेक्ट करता है। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर हेड को इफेक्ट नहीं करता, किसी पर्टिकुलर असर्शन को इफेक्ट नहीं करता, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है। सर उसकी एग्जांपल्स क्या है? मैनेजमेंट ओवरराइड कर रही है कंट्रोल्स को, मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेंस नहीं है, मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेंस नहीं है मतलब जो सीएफओ बैठा हुआ है वो अनक्वालिफाइड बैठा हुआ है, ठीक है, उसको चीज़ों का पता ही नहीं है, मतलब वो चीज़ों का उसको पता नहीं है, तो मतलब इधर तो रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग में मसला हो सकता है, सर IFRS 16 होगा सर उसका मसला हो सकता है, तो मतलब अल्टीमेटली सारी चीज़ों पे मसला होगा, कट ऑफ के इश्यूज आ सकते हैं, तो बहुत सारे मसले इधर हो सकते हैं। दूसरा सर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है तो मतलब सर फ्रॉड के रिस्क होंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आपका ठीक नहीं है, एंटिटी का प्रोसेस ठीक नहीं है, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सही से आप प्रोसेस सही नहीं है उनका, मॉनिटरिंग सही से नहीं करते, ठीक है, तो वो भी क्या है? FS लेवल का रिस्क है। तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिस्क तो है, लेकिन रिस्क क्या FS लेवल पर है या असर्शन लेवल पर है। दूसरा आपने ये देखना है कि यार असर्शन लेवल पर अगर लेट से रिस्क है तो आपने ये भी देखना है कि किस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस से रिलेट करता है, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करता है, क्या ये कैश एंड बैंक से रिलेट करता है, क्या ये अकाउंट रिसीवेबल से पर्टेन करता है, किस पर्टिकुलर बैलेंस से रिफ्लेक्ट करता है, क्या ये रेवेन्यू से पर्टेन करता है, तो आपने ये चीज़ देखनी है। फिर इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया असर्शन लेवल, FS लेवल, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्टिकुलर एरिया से है। आपने दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि यार ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। अब सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सर सिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क होता है जो अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क। सर अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क मतलब सर लेट से स्पेक्ट्रम हम ये बनाते हैं, ठीक है, अब स्पेक्ट्रम हमने बना लिया सर लो हाई, ठीक है, अब इस एंड पे अगर कोई होगा तो वो क्या होगा सर? वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, ठीक है। अगर कोई मिड में है तो हम कह सकते हैं सर ये हाई रिस्क है, ठीक है, और इधर कहीं है तो हम कह सकते हैं लो रिस्क है, ठीक है। सर ये पता कैसे चलेगा कि अपर एंड पर है या इस एरिया पर है? ये पता कैसे चलेगा सर? ये पता ऐसे चलेगा उसके लाइक्लीहुड और उसके मैग्नीट्यूड से। सर अगर तो किसी चीज़ का लाइक्लीहुड भी ज़्यादा है, अगर किसी चीज़ का लाइक्लीहुड भी ज़्यादा है और उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और उसका लाइक्लीहुड भी ज़्यादा है कि अगर अगर कोई लेट से मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो मतलब कि सर लाइक्लीहुड है कि यार चोरी हो सकती है, पाकिस्तान में रहता है, बाहर मुल्क तो है नहीं, लाइक्लीहुड है कि चोरी हो सकती है। सर गाड़ी महंगी गाड़ी होती है तो वो भी मैग्नीट्यूड भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मतलब कि उस एरिया को मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा सिग्निफिकेंट रिस्क है। लेट्स से रेवेन्यू है, रेवेन्यू में फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि रेवेन्यू, हर बंदा चाहता है कि मैं रेवेन्यू को बढ़ाऊँ, रेवेन्यू बढ़ेगा तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो मैं उधर क्या है सर? उधर एक तो लाइक्लीहुड ज़्यादा है, ठीक है, हर बंदा चाहता है कि यार उधर मैं इंक्रीज़ करूँ। सर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखता हूँ कि यार उसका इफेक्ट भी ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क जो अदर आइज़ा आपको बता रहे हैं, अदर आइज़ा कौन बता रहा है सर? आइज़ा 240 फ्रॉड बता रहा है और आइज़ा 550 रिलेटेड पार्टी आपको बता रहा होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स भी पढ़ लेते हैं। इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स क्या है सर? इनहेरेंट रिस्क किसी न किसी फैक्टर की वजह से आ रहा होता है, या तो वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गई, लेट्स से कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन की इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कोई मॉडिफिकेशन हुई थी IFRS 16 की, लीजेस की मॉडिफिकेशन हुई थी, या फिर IFRS 9 लोन की मॉडिफिकेशन हुई थी, ठीक है, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हर किसी को नहीं आता होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, आपने देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, तो इनहेरेंट रिस्क है कि यार उसमें एरर के चांसेस हैं, ठीक है। सब्जेक्टिविटी सर यूज़फुल लाइफ की डिटर्मिनेशन करना, आपको नहीं पता कि यार कब तक ये एंटिटी यूज़ करेगी ये एसेट को, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। डिस्काउंट रेट
आपको नहीं पता कि यार डिस्काउंट रेट क्या होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन, तो वहाँ भी सब्जेक्टिविटी है। चेंज चेंज अगर कोई चेंज आया मार्केट के अंदर, कोई चेंज आया मार्केट की डायनामिक्स में, चेंज आ गया बिजनेस मॉडल में, आपने चेंज कर लिया, आपने कंप्लीटली अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया, लेट से फिजिकल स्टोर से आप ऑनलाइन स्टोर की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो वहाँ आपकी कंप्लीटली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वहाँ हो सकता है कि यार आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के रिस्क अराइज हो जाएं और कंपनी ने उसको कैटर नहीं करा हो, ठीक है, तो ये भी चांसेस हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर इकोनॉमिक कंडीशन में कोई चेंज आया है, लेट से कोविड 19 आ गया, कोविड 19 के कितने ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाते हैं। अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से डिमांड लोगों की कम हो गई, तो उसकी वजह से इम्पेयरमेंट का रिस्क आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कंपनी ने उसको उसकी रिकॉर्डिंग ना करी हो सकता है कि एनआरवी का लॉस आ जाए। ये बात समझ में आ रही है कि हो सकता है एनआरवी का लॉस आ जाए। इसके अलावा अनसर्टेनिटी, सर पेंडिंग लिटिगेशन है, पता नहीं है सर कि इसका इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या हमारी फेवर में आएगा या अनफेवरेबल होगा, हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि यार कंपनी क्या करे, प्रोविजन कम से कम रिकॉर्ड करने की कोशिश करे, या फिर रिकॉर्ड करे ही ना, बोले कि यार इधर तो हमारे फेवर में होगा, तो इधर अनसर्टेनिटी है, तो इधर भी इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर कोई अदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो वहाँ भी आपने देखना होगा, ठीक है। हमने अब सिग्निफिकेंट रिस्क को समझ लिया, हमने बोला कि यार सिग्निफिकेंट रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर तो ये हाई एंड ऑफ स्पेक्ट्रम में फॉल करा होगा इनहेरेंट रिस्क के। अगर इसका लाइक्लीहुड अगर इसका लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हम इसको सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रीट करेंगे। और सिग्निफिकेंट रिस्क होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि डीएनआई लाजमी परफॉर्म करेंगे। ये बात याद आ रही है? ठीक है, डिटरमिन कर लिया हमने सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी देखना है क्या ये रिस्क ऐसा तो नहीं कि यहाँ मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लाजमी परफॉर्म करने पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे सब्सटेंटिव से इधर काम नहीं चलेगा, इधर आईटी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इधर मुझे आईटी कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इधर जो रिस्क है, इधर आईटी का बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, तो आईटी कंट्रोल्स की टेस्टिंग मुझे लाजमी करनी पड़ेगी। इधर सिर्फ सब्सटेंटिव से मेरा रेवेन्यू पे काम नहीं होगा, मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सिर्फ नहीं ले सकता, तो मुझे लाजमी है कि मैं आईटी कंट्रोल्स की भी टेस्टिंग करूं। टेस्टिंग करने के लिए मैं ये भी आइडेंटिफाई करूंगा कि यार कहीं कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है, अगर ऐसा रिस्क होगा तो मैं उसके लिए डीएनआई पहले से करूंगा, ठीक है, तो ये भी आइडेंटिफाई मुझे साथ ही साथ करना है, ठीक है। तो पहले क्या देखना है मुझे, रिस्क एफएस लेवल का या अदर्शन लेवल का, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अदर्शन लेवल का है तो हम बोलेंगे कि यार किस हेड से पर्टेन करता है, हमने ये देख लिया। फिर हम देखेंगे कि यार क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं है, ये हम देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, हम देखेंगे कहीं ऐसा तो रिस्क नहीं है कहीं कहीं इधर मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लाजमी परफॉर्म करने पड़े, क्योंकि सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा और क्या देखना है कि यार क्या ऑडिटर इस पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक वो कंट्रोल टेस्टिंग परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। लेट्स से मैंने मैंने देखा कि यार इधर मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे तो, क्योंकि लाजमी नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस सब्सटेंटिव से मैं ले सकता हूँ, ठीक है, तो और ये पहले तो देख लूँगा। तो फिर इसके बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या मुझे फिर भी कंट्रोल टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी। अगर तो कंट्रोल टेस्टिंग मैं करना चाहता हूँ तो मैं लाजमी क्या है मेरे लिए कि मैं ये भी असेस करूँ कि कंट्रोल रिस्क क्या होगा। सर कंट्रोल रिस्क क्या होता है, क्या सर इस बात का रिस्क कि कंट्रोल कहीं फेल ना हो जाए, इस बात का रिस्क कि कंट्रोल कहीं फेल ना हो जाए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार बंदा रिव्यू कर रहा है लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है ना। ऐसा तो नहीं है कि यार रिव्यू करने के बाद भी बंदा एक्यूरेट करेगा। तो कंट्रोल तो आपने रिव्यू का लगा लिया, कंट्रोल तो आपने लगा लिया बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने का, लेकिन फिर भी चांसेस है कि उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएं, ठीक है, तो कंट्रोल रिस्क भी आपने असेस करना होगा, ठीक है। अगर तो ऑडिटर बोलता है कि यार नहीं यार मुझे तो कंट्रोल टेस्टिंग नहीं करनी, मैं डायरेक्ट सब्सटेंटिव करूंगा, तो फिर आपका जो रिस्क होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो किसके बराबर होगा, वो इनहेरेंट रिस्क के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर इसके बाद आपने क्या देखना है कि यार आपने जितने भी रिस्क को आइडेंटिफाई करा, आपने सारी चीज़ें डिटर्मिनेशन कर ली, क्या आपने सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है, क्या आपने ये ऑडिट एविडेंस इस बात का ले लिया है कि यार, हाँ, आपको ये देखना है कि यार मैंने ये एविडेंस इस बात का ले लिया है कि यार जो मैंने रिस्क असेस करा और आइडेंटिफाई करा, कंक्लूड करा कि यार ये इधर हाई रिस्क है, लेट से मैंने बोला यार ये हाई रिस्क है, ठीक है, मैंने बोला ये लो रिस्क है, क्या ये बातों को बोलने के लिए क्या मैंने एविडेंस लिया है,
क्या मैंने सफिशिएंट एविडेंस लिया है, ये मुझे देखना है। ठीक है, ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने बोला कि यार रिस्क एफएस लेवल का या दर्शन लेवल का है, किस हेड से पर्टेन करता है, क्या इधर सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, क्या इधर मुझे टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने की। अगर तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कंट्रोल रिस्क को असेस करना पड़ेगा। अगर तो मैं नहीं करूँगा तो मुझे मेरा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा वो इनहेरेंट रिस्क के बराबर होगा। फिर ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने डिटर्मिनेशन करी कि इधर सिग्निफिकेंट रिस्क है या फिर हाई रिस्क है, जो भी है, तो उसके लिए क्या मेरे पास एविडेंस है, वो चीज़ को मुझे असेस करना है, एवेल्युएट करना है। ठीक है, अच्छा जी, एफएस लेवल, असर्शन लेवल हमने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क पढ़ लिया। अब हमें देखना है रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट। सर रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या है? सर देखें, जब आप है ना कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप अपनी लेट से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडीज़ की, ठीक है, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने ऑडिट की तैयारी करनी है। ठीक है, आपने शुरू में प्लान करा था कि यार लेट से मैं 1 महीने में इतना कर लूँगा, दूसरे महीने में इतना कर लूँगा, लेकिन किसी वजह से जो 1 महीने का आपने प्लान करा था उसमें कोई ऐसा क्लाइंट आपका लग जाता है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, बहुत वहाँ लेट सीटिंग्स हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा प्लान क्या हो जाता है सर, पूरा प्लान चेंज हो जाता है, आउट हो जाता है। तो आप क्या करते हैं सर, अपने प्लान को रिवाइज़ करते हैं। ठीक है ना, कि यार अब मैं अगले महीने में मेरे टारगेट्स क्या होंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने पहले भी बात करी थी आइज़र 300 के अंदर, कि यार प्लानिंग को मैं रिवाइज करता हूँ, तो इसी तरीके से रिस्क भी रिवाइज हो सकता है अगर ड्यूरिंग दी ऑडिट कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाती है। ठीक है, लेट से मुझे पता चलता है कि यार पहले मुझे नहीं पता था कि इधर मॉडिफिकेशन हुई है, या फिर इधर कोई लोन की ऐसी कोई चीज़ हुई है, या फिर इधर कोई जो बोरोविंग्स कंपनी ने करी हुई हैं और लोन लिया हुआ है कंपनी ने, वो सिर्फ वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए लिया हुआ था। कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैपिटलाइजेशन के लिए, कोई मशीनरी बनाने के लिए लिया हुआ था। तो उसमें क्या हो गया, उसमें बोरोविंग रेट वाला सर वो आइज़ा हिट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? सर शुरू में मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी, मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस पर्पज़ के लिए कंपनी ने लोन लिया है। तो शुरू में मैंने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिस्क भी कम रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन जब बाद में मुझे ड्यूरिंग द ऑडिट ये बात का पता चला कि यार लोन इस पर्पज़ के लिए लिया हुआ था कि यार प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई इस टाइप की नेचर के लिए आपने लोन लिया हुआ था। तो जो बोरोविंग कॉस्ट के जो कैपिटलाइज़ेशन का इम्पैक्ट आता है, सर वो रिस्क आ गया। ठीक है? तो शुरू में मैंने उस एरिया पे रिस्क बहुत ज़्यादा रखा नहीं था, लेकिन अब जब मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली ड्यूरिंग दी ऑडिट, तो मैंने क्या करा सर, अपने रिस्क को रिवाइज करा। ठीक है, तो मैं रिवाइज करूँगा अपने रिस्क को। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे मुझे अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो मैं ड्यूरिंग दी ऑडिट अपने रिस्क को रिवाइज भी कर रहा हूँगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, लास्ट चीज़ डॉक्यूमेंटेशन। सर डॉक्यूमेंट क्या-क्या करें? तो देखें, डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आपने क्या करनी है, देखें आपने जो भी डिस्कशन करी है टीम के साथ, जो शुरू में हमने पढ़ा था कि टीम के साथ हम डिस्कस करते हैं, हमें एंगेजमेंट पार्टनर बता रहा होता है, सीनियर टीम मेंबर्स बता रहे थे ये रिस्क एरिया है, तो उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करता है। और आपको ये प्लानिंग फेज़ में लाजमी मिलेगा अपनी, जब आप ऑडिट लाइफ में जो भी आप क्लाइंट कर रहे हैं, तो आप प्लानिंग फेज़ में लाजमी चेक करिएगा कि यार एक डिस्कशन का एक वर्किंग पेपर आपको मिलेगा, जहाँ ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई होती हैं कि यार जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने बताया कि भाई इस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, की एलिमेंट्स एंड देयर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े, क्या इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या होगा, इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या होगा, और हमने सारी मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने जो बाहर से इन्फॉर्मेशन ली, हमने न्यूज़पेपर देखे, प्रेस रिलीज देखी, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो जो लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में, वो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, और जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपने ली है उसको डॉक्यूमेंट करना है। लेट्स से आपने ओनरशिप स्ट्रक्चर आपने किसी बंदे से इंक्वायरी करी, आपने सीएफओ से इंक्वायरी करी है, दोस्त चार्ज गवर्नेंस से करी, या फिर किसी इंप्लॉय से करी, तो आपको लिखना है यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। ठीक है,
आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। लेट्स से आपने किसी वेबसाइट से, आपने बिज़नेस रिकॉर्डर से जाके आपने इंडस्ट्री की सिचुएशन को रीड करा है, तो आपने बिज़नेस रिकॉर्डर की वो वेबसाइट का लिंक मेंशन करना है कि भाई ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी और ये चीज़ें आप देखेंगे। आपने आपको देखना है कि यार जब आप ऑडिट क्लाइंट कोई कर रहे हैं तो आपने ये सारे वर्किंग पेपर्स ढूंढने हैं, और अगर आपको नहीं मिलते तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है कि यार सर ये वाला वर्किंग पेपर मुझे मिला नहीं जो आपने मुझे बताया था, या फिर मुझे मिला वो ऐसा नहीं था। तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, जैसे जैसे मुझसे डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी वर्किंग पेपर मिलेगा कि कंट्रोल इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक वर्किंग पेपर मिलेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से मिलेगा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल से, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आपको वर्किंग पेपर मिलेगा। बिजनेस प्रोसेस जितने भी आप बनाते हैं, जितने भी प्रोसेसेस आप बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको नरेटिव फॉर्म में लिखते हैं, जो भी आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तो वो सारे कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट करें, इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी है। फिर इसके अलावा आपने कंट्रोल एक्टिविटीज़ का क्या चीज़ आपने डॉक्यूमेंट करनी है, क्या जो भी कंट्रोल्स आपने आइडेंटिफाई करना है उसके ऊपर जो आपने एवेल्यूएशन परफॉर्म करी है, उसकी डीएनआई परफॉर्म करा है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्या डिज़ाइन ठीक था नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन सही थी नहीं थी, तो उससे रिलेटेड जो एवेल्यूएशन है उसका डॉक्यूमेंट भी आपने लाजमी उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट आपको मिल रहा होगा जब आप ऑडिट वगैरह करेंगे, तो आपने ये डॉक्यूमेंट देखना है और आपको मिलेगा ये अपने प्लानिंग फेज के अंदर ही, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई करा, चाहे एक वर्किंग पेपर होता है जिसके अंदर आप सारे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, आपके सारे हेड्स आ रहे होते हैं, कैश एंड बैंक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, जितनी भी बैलेंस शीट आइटम्स होती है, पीएनएल आइटम्स होती हैं, वो सारी आ रही होती है। उसके आगे आप लिखते हैं क्या इस एरिया पे रिस्क है या नहीं है, अगर रिस्क है तो क्या ये एफएस लेवल का रिस्क है या दर्शन लेवल का रिस्क है, क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, उस पर आ रहा होता है, क्या इस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने की नीड होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ये वर्किंग पेपर में मिलेंगी, और ये आप डॉक्यूमेंट करते हैं सारी चीज़ें, और आपने ये रेफ़र करना है। देखें, आप जब साथ-साथ ये चीज़ों की आयदा 315 अब आपने पढ़ लिया, तो ये सारी चीज़ें आपने ढूँढनी है प्रैक्टिकल लाइफ़ में। आप साथ-साथ चीज़ें ढूँढते रहेंगे और प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप मुझसे पूछें भी, आप मुझसे डिस्कस करें चीज़ें, ठीक है, तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो आइज़ा 315 हमने क्लोज़ कर दिया, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करने के तरीके क्या थे। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि यार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, रिस्क को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर आईक्यू किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।